ओके, तो आज अपने एग्जाम्पल नंबर 7 है पारेख और मेहता, इसको करेंगे। तो सवाल में क्या दिया, पारेख और मेहता की साझेदारी पेढ़ी की 31/3/2017 के रोज की नीचे लिखी सकल तलपट और समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है। देखो, वार्षिक हिसाब तैयार करना है मतलब हमारे 5 अकाउंट रेडी होने चाहिए। कौन कौन से? 5 व्यापार खाता, पूंजी पक्की। ठीक है, तो हमारे खाते सब रेडी हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे सकल तलपट दी हुई है, उसकी जमा बाकी दी हुई है, उधार बाकी दी हुई है और उसके बाद कुछ समायोजन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। खाते बन गए हैं, तो सेकंड नंबर हमारा स्टेप क्या होगा कि समायोजन को हमको टिक मार्क करना है सकल तलपट के अंदर की कहाँ इनकी असर हो सकती है वो। अंतिम स्टॉक 1,05,000 का था, पहला समायोजन हमारा, कहीं टिक मार्क नहीं होता, सो लेट इट गो। उसके बाद सेकंड नंबर है 15,000 की खरीदी का बिल लेनदारों के पास से मिला था जो लिखना रह गया। तो खरीदी और लेनदार दोनों का नाम है, तो दोनों को टिक मार्क करना है यहाँ पर। खरीदी 2 नंबर, लेनदार सामने की साइड में होंगे हमारे पास, लेनदार 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में वसूली पात्र दावा के संबंध में बीमा कंपनी के पास से 2000 में समाधान हो गया है। तो वसूली पात्र दावा और समाधान कहाँ से होगा? पैसे से, बैंक से या रोकड़ से, तो उसको भी हमको यहाँ लिखना है 3 नंबर। वसूली पत्र दावा और रोकड़ बैंक 3 नंबर पर। बीमा प्रीमियम नहीं आएगा ना। नेक्स्ट है चौथा नंबर, विज्ञापन उपलब्ध में से चालू वर्ष के विज्ञापन खर्च के रूप में 50% रकम अपलिखित करो। तो पहले विज्ञापन उपलब्ध खाता जो हमको दिखाई दे रहा है उसको हम 4 नंबर टिक मार्क करेंगे। 5 नंबर हमको लिखा हुआ है फर्नीचर और फिटिंग और ऑफिस साधन, दोनों को टिक मार्क करना है। सीधी रेखा की पद्धति से घिसाई गिननी इसके लिए। तो कौन सा नंबर है? 5 नंबर, फर्नीचर और ऑफिस साधन दोनों पर। उसके अंदर बीमा प्रीमियम के पेशगी भरे, तो बीमा प्रीमियम को टिक मार्क करेंगे 6 नंबर। उसके बाद टेंडर डिपॉजिट है तो उसको 7 नंबर टिक मार्क करेंगे, वो यहाँ दिया हुआ है हमारा। उसके बाद में हमारे पास लिखा है एक ग्राहक के पास से 2000 की लेनी हुंडी अस्वीकार हुई थी और जो पहले बैंक में भुनवाई थी, तो बैंक को टिक मार्क करेंगे 8 नंबर। दूसरा हमारा क्या टिक मार्क होगा? लेनी हुंडी नहीं होगी यहाँ पर, देनदार हमारे हैं वो टिक मार्क होंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर पर देनदार। 9 नंबर पर फिर से देनदार है, हमको देनदार पर बट्टा धूपत्रीन अनामत रखनी है इसके लिए, सॉरी 9 नंबर देनदार को टिक मार्क करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे टिक मार्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब आगे हमको क्या करना है, एक एक करके पहले सकल तलपट की और डूबत्रीन को भी टिक मार्क कर देना अगर है डूबत्रीन का, तो 9 नंबर, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, पहले जो सकल तलपट की बाकियां हैं उनको अलग अलग खातों में जहां भी हों उनको वहां पर ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। खातों के नाम चेक कर लेते हैं पहले। व्यापार खाता है, उदाहरण 7 हमारा यहाँ पर, पारेख और मेहता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पारेख और मेहता की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का व्यापार खाता। सेम ऐसे यहाँ पर ऊपर लिखना है लाभानी खाता, फिर लाभानी वितरण खाता और यहाँ हमारा पूंजी खाता आएगा। पारेख और मेहता, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पारेख का P और मेहता का M। उधार जमा हमको सबकी जगह पर लिखना है और यहाँ पर हमारा विवरण होता है तो विवरण भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्या, पक्की तलपट, जो कि सब लिखा हुआ ही है। अब एक एक करके हम बैलेंसेस लिखेंगे। बैलेंसेस में हमको दिया हुआ है क्या, पूंजी दी हुई है पहले, तो पूंजी को हम लिखेंगे पूंजी खाते के जमा में। क्या लिखते हैं यहाँ पर हम? शेष आगे लाए। पूंजी खाते के जमा में आएगा शेष आगे लाए। कितनी दी हुई है पूंजी खाते की शेष? 50,000 50,000 दोनों की किताब में देखते जाना है और जहाँ बता रहा हूँ वहाँ लिखते जाना है। 50,000 50,000, ठीक है।
फिर दिया हमको लेनदार, ये हमारे पूंजी टाइप में पक्की तलपट के अंदर आते हैं, तो लिखेंगे लेनदार। कितनी रकम दी हुई है? 50,000 इसकी रकम दी, तो 50,000 हमने लिखा। फिर दिया है बिक्री, व्यापार खाते के जमा में हम यहाँ लिखते हैं व्यापार खाता, उसके जमा में बिक्री कितनी दी हुई है? 6 लाख। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। प्रारंभिक स्टॉक दिया वो उधार साइड में, तो प्रारंभिक स्टॉक 30,000 का, तो उसको क्या लेंगे? व्यापार खाते के उधार में। कितना दिया है? 30,000। नेक्स्ट दिया खरीद, तो खरीद को हम क्या लिखेंगे? यहीं पर कितना है? 4 लाख। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? देनदार, ये हमारा संपत्ति लेना के अंदर आएगा पक्की तलपट में, तो लिखेंगे देनदार। 1.5 लाख। कितनी रकम दी हुई है? 1,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 रुपये। फिर लाइन छोड़नी है हमको, यहाँ पर 3 से 4 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रोकड़ और बैंक दोनों दिया हुआ है 12,000, इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसी साइड टिक मार्क है 2 बार, वो भी कितनी बार टिक मार्क है? 2 बार। तो हम कम से कम 2 लाइन तो छोड़ेंगे। ये 12,000। उसके बाद में हमको क्या लिखा हुआ है? भाड़ा कर, ये कहाँ आएगा? लाभानी खाते के उधार में। क्यों? क्योंकि हमारा खर्च है। भाड़ा और कर कोई टिक मार्क नहीं है, इसलिए सीधा हम बाहर भी जाने देंगे इसको। 3,000। उसके बाद हम देखते हैं बीमा प्रीमियम, तो ये कहाँ आएगा हमारा? इसी साइड 9,000। बीमा प्रीमियम कितना है? 9,000 है, टिक मार्क किया हुआ है, तो अंदर के कॉलम में लिखेंगे। आगे चलते हैं। वेतन, कोई टिक मार्क नहीं है, यहीं पर ही आएगा लाभानी खाते के उधार में, क्योंकि ये भी क्या पीढ़ी का खर्च है। कितना दिया हुआ है? 42,000, तो 42,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार में आता है, तो आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना है रकम? 18,000, तो 18,000 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? जावक माल गाड़ी भाड़ा, ये लाभानी खाते के उधार में लिखते हैं हम। खर्च है पेडी कैश के लिए, तो जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना है? 21,000। तो यहाँ 21,000 हमने लिख दिया है। वसूली पात्र दावा, ये हमारी संपत्ति है कि भविष्य में हमको मिलने की आशा है इस पैसे को, इसके लिए, तो हम उसको संपत्ति मानकर कहाँ लिखेंगे? संपत्ति साइड में लिखेंगे। वसूली पात्र दावा कितना है? 5,000, तो यहाँ पर हमने 5,000 लिख दिया है। ठीक है, आगे विज्ञापन उपलब्ध खाता, ये भी हमारा एक संपत्ति मानकर हमको लिखना है। उचित यानी उपलब्ध, विज्ञापन उपलब्ध यानी कि होता है उचित खाता, यानी कि विज्ञापन के लिए एक साथ में जो खर्चा किया होता है उसको उपलब्ध खाते में यहाँ पर लिख दिया जाता है। 9,000। ठीक है, उसके बाद हमको लिखा हुआ फर्नीचर और फिटिंग्स, स्थायी संपत्ति है, इसलिए हम संपत्ति लेना हम लिखेंगे फर्नीचर फिटिंग्स। कितनी रकम दी है? 23,000 दिया, पर वो लागत कीमत 23,000 दिया है। ब्रैकेट में हमको लागत कीमत दी है। लागत कीमत का उपयोग घिसाई गिनने के लिए किया जाता है, जब घिसाई की पद्धति सीधी रेखा की हो तब। लागत कीमत का उपयोग हमको कब किया जाता है? जब घिसाई की पद्धति सीधी रेखा की हो तब। 11वीं क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हुआ था, तो वही यहाँ पर आया थोड़ा। जब इसका समझन करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। फिर आएगा हमारा ऑफिस साधन, 10,000। ऑफिस साधन हमारे 10,000 के दिए हैं, तो हम 10,000 यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंडर डिपॉजिट, ये भी हमारा विनियोग है, संपत्ति में ही आएगा। टेंडर डिपॉजिट, पैसे एडवांस में डिपॉजिट करवा के रखे हुए तुमने, तो वो होगा हमारा क्या? संपत्ति। टेंडर डिपॉजिट हाउ मच इज़ दैट? 6,000, लेकिन उसके अंदर समायोजन है, टिक मार्क करके रखा हुआ है, तो लाइन छोड़ेंगे। आगे लेनी उंडी लिखा हुआ है, तो लेनी उंडी हमने यहाँ लिखी है
संपत्ति साइड में ही आएगी। 6000 है, कोई टिक मार्क नहीं है, बाहर जाने देना है। तो बटन दो बतरीन लाभ हानि खाते के उधार में कितनी दी हुई है? 4000। ठीक है, पूरा बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसे पूरा बनाने की जरूर नहीं है इसमें। TAAT। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में बिजली खर्च। अब बिजली खर्च के अंदर हमको ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये कारखाना का है या लाभानी ऑफिस का है, तो हम इसको ऑफिस का मानकर यहाँ लिख देंगे बिजली खर्च। रकम कितनी है? कारखाना का अगर ये होता तो हमको कहाँ लिखते? व्यापार खाते के उधार में। बिजली खर्च 2000 है तो हम 2000 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी हैं इसकी। बाकी रहे हमारे सिर्फ समायोजनों की असर देना। तो एक एक करके समायोजन रीड करते जाना है और हर एक समायोजन की कम से कम कितनी असर देनी है? 2। तो वो 2 असरें भी हमको देते जाने की है। अंतिम स्टॉक 1,05,000 का था, इसकी असर हमको देने की है। पहली असर कहाँ होगी? व्यापार खाते के जमा में हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक 1,05,000। इसकी दूसरी असर हमारी कहाँ होगी? संपत्ति पक्ष के अंदर। ठीक है, पक्की तलपट में, तो वहाँ लिखेंगे हम अंतिम स्टॉक 1,05,000। नेक्स्ट हमारा दूसरा समायोजन क्या है? 15,000 की खरीदी का बिल लेनदारों के पास से मिला था जो लिखना रह गया, यानी कि खरीदी लिखनी बाकी है, नहीं लिखी खरीदी। लेनदार के अंदर प्लस होता है और खरीदी के अंदर भी प्लस होगा व्यापार खाते के अंदर। या हम पूंजी दायित्व में लेनदार है हमारे, वहाँ पर लिखेंगे क्या? नहीं लिखी खरीदी, प्लस करके क्या लिखेंगे? कितना है? 15,000। तो बाहर टोटल कॉलम में कितना आएगा? 65,000। ठीक है, उसके बाद में दूसरी असर इसकी कहाँ देंगे हम? व्यापार खाते के अंदर खरीदी में प्लस करेंगे नहीं लिखी खरीदी। क्या लिखेंगे? कितना है? 15,000 है, तो 15,000 हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमने दूसरे समायोजन की 2 असर दे दी हैं। नहीं लिखी खरीदी की व्यापार खाते के अंदर खरीदी में प्लस और दूसरी असर लेनदार के अंदर प्लस। अब नेक्स्ट समायोजन पर हम चलते हैं। तीसरा, वसूली पात्र दावा के संबंध में बीमा कंपनी के पास से 2000 में समाधान हो गया है। इसका मतलब कि हमको वसूली पात्र दावा हमने क्लेम किया था कितने का? 5,000 का, लेकिन बीमा कंपनी ने हमको 2,000 रुपये पकड़ा दिए हैं और 2,000 में उसका समाधान हो गया है। तो देखो यहाँ कमी कितने की होगी? 3,000 की। और जो 2,000 है उनको क्या मिलेगा? रोकड़ से मिलेगा। यहाँ दावा तो ख़त्म हो गया, उसकी जगह हमको क्या मिल गया? बीमा कंपनी ने रोकड़ दे दिया है, तो बीमा कंपनी ने रोकड़ दिया, वो लिखेंगे यहाँ पर कितने का? 2,000। तो इसकी 2 असर हो गई है। अब दूसरी कहाँ होगी? वसूली पत्र दावा हमने 5,000 का किया था, नुकसान कहाँ हुआ? 3,000 का कमी, क्योंकि बीमा कंपनी ने हमको सिर्फ 2,000 रुपये तो पकड़ा दिए पर बाकी के पैसे कहाँ गए? नुकसान हुआ। तो वसूली पात्र दावा से जो नुकसान हुआ वो कहाँ लिखना पड़ेगा? लाभ हानि खाते के उधार में। वसूली पात्र दावा से नुकसान कितने का? 3,000 का। देखो कैसे पता चलेगा? सिंपल है कि वसूली पत्र दावा हमने क्लेम किया हुआ था कितने का? 5,000 का, कि हमको 5,000 रुपये दो, ऐसा क्लेम किया था। पर बीमा कंपनी ने क्या बोला कि सिर्फ 2,000 रुपये मिलेगा। हम उसमें राजी हो गए, एग्री हो गए उसके साथ में। तो 2,000 रुपये हमने रोकड़ ले लिए बीमा कंपनी के पास से। तो हमने यहाँ लिखी इसकी असर, कमी हुई 3,000 रुपये की, वो नुकसान हुआ हमारा, उसकी असर हमने यहाँ दे दी है नुकसान की। वसूली पत्र दावे से नुकसान हो गई असर इसकी पूरी। आगे चलते हैं। चौथा नंबर, विज्ञापन उपलब्ध में से चालू वर्ष के विज्ञापन खर्च के रूप में 50% अपलिखित करनी है। विज्ञापन उपलब्ध खाता हमारा जो है संपत्ति पक्ष में, उसमें से 50% अपलिखित करना चालू वर्ष का खर्च के रूप में। तो माइनस अपलिखित, क्या लिखेंगे? अपलिखित कितना? 50%। तो 9,000 का 50% कितना होगा? 4,500। बाकी की रकम बाहर 4,500। ये 4,500 की दूसरी असर कहाँ दी जाएगी? अपलिखित की लाभ हानि खाते के उधार में।
क्या लिखेंगे, अप्लिखित विज्ञापन उपलब्ध खाता या तो विज्ञापन खर्च कितना 4,545 रुपये हमारे यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट असर हम इसकी देखते हैं अब 5वां नंबर, फर्नीचर और फिटिंग्स और ऑफिस साधन दोनों पर 5% की घिसाई है। दोनों पर समान है 5%, लेकिन किस पर, सीधी रेखा की पद्धति से। तो सीधी रेखा की पद्धति जब होती है तो हमको उसकी लागत कीमत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम पहले देखते हैं फर्नीचर की। ब्रैकेट में देखो हमको लागत कीमत दी हुई है 30,000 रुपये लिखी हुई है। तो फर्नीचर और फिटिंग्स की जो लागत कीमत है 30,000, उसका 5% कितना होगा, तो वो हमारे लिए घिसाई गिनेंगे यहाँ पर। तो आएगा 5% लागत कीमत का, तो कितना आता 1500, माइनस करेंगे तो 21,500 हमारे पास बाहर बचेगा, वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे कैसे ऑफिस साधन की कीमत देखते हैं। तो हमारे पास दी हुई है 15,000 लागत कीमत, उसका हमको 5% करना है लागत कीमत का। तो इसकी भी घिसाई हम गिनेंगे। लागत कीमत का 5% होगा 750, माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 9250। ठीक है, अब इसकी दूसरी असर हम कहा देंगे यहाँ पर, फर्नीचर पर घिसाई और ऑफिस साधन पर घिसाई। तो फर्नीचर पर घिसाई कितने की, 1500 की। कैसे पता चला, तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करके रखी है। अब इसको और भी डिटेल में शो करना है तो यहाँ लिख सकते हो, लागत कीमत थी 30,000, उसका 5% हमने किया था तो 1500 आया था। ठीक है, अब ऑफिस साधन पर घिसाई, उसकी लागत कीमत थी हमारी 15,000 रुपये, उसका 5% किया तो 750 हमारा आया था, जो कि हमने पीछे माइनस भी किया हुआ है 750। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या है, 1,000 बीमा प्रीमियम के अग्रिम भरे हैं। अग्रिम भरे यानी अग्रिम चुकाए हमने। तो अग्रिम चुकाए जो होते हैं वो हमारी संपत्ति में आते हैं। तो लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, क्या आएगा, या तो पेशगी भरा बीमा प्रीमियम, आगे ना, कितना 1,000 रुपये सिर्फ। इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, क्या होगी, प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट समायोजन है 7वां नंबर, टेंडर डिपॉजिट पर 12% की दर से ब्याज मिलना बाकी है। तो सबसे पहले हम टेंडर डिपॉजिट पर जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ 6,000, साथ के साथ हमारे बुक ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर डेट भी लिखी हुई है। डेट है हमारी टेंडर डिपॉजिट की 1/10/2016 से। तो 10वें महीने से गिनते 10, 11, 12, 1, 2 और 3, 6 महीने हो गए हमारे। और रेट कितना बोला, 12% का। तो इसकी हम गणना करेंगे यहाँ पर, 6,000 गुणा 12% गुणा कितने महीने, 6 महीने, तो 360 हमारा होता है। तो 360 लिखेंगे, जितना हो रहा उतना हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिलना बाकी ब्याज। क्या लिखेंगे, मिलना बाकी ब्याज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6,360 बाहर की कॉलम में जाएगा। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, लाभानी खाते के जमा में। मिलना बाकी टेंडर डिपॉजिट का ब्याज, मिलना बाकी टेंडर डिपॉजिट का ब्याज। कैलकुलेशन हमने पीछे दिखाई है, इसलिए यहाँ मैं दिखा नहीं रहा हूँ। कितनी, 360। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट समायोजन पर। 8वां, एक ग्राहक यानी कि देनदार, ग्राहक यानी कि देनदार के पास से 2,000 की लेनी हुंडी 30/3/2017 के रोज अस्वीकार हुई, जो पहले से ही बैंक में भुनवाई थी। हमने हुंडी कहाँ भुनवाई हुई थी पहले से, बैंक में। तो देखो हुंडी अस्वीकार हुई है तो हमारे देनदार बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, देनदार। तो यहाँ लिखेंगे अस्वीकृत हुंडी,
क्या लिखेंगे? अस्वीकृत हुंडी। देनदार के अंदर इस चीज़ की एंट्री होगी, वो भी प्लस में। कितने की थी? 2000 की लेनी हुंडी थी और वो अस्वीकार हुई, तो उसकी जवाबदारी किसके ऊपर पड़ी? देनदार के ऊपर। तो ये हो गया 1,52,000। अब ये हुंडी हमने कहाँ बुनवाई हुई थी पहले से? बैंक में। तो बैंक में से ये पैसा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अस्वीकृत हुंडी, हुंडी के जो पैसे थे स्वीकार हो गए, इसलिए वापस देने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम कहाँ जाएंगे? दोनों असर इसकी हो गई है। देखो, देनदार के अंदर प्लस और रोकड़ में से माइनस, वो बैंक में से माइनस, क्योंकि हुंडी बैंक में बुनवाई थी, इसके लिए इसकी असर यहाँ आई है। लेनी हुंडी पर इसकी कोई असर पड़ेगी नहीं, क्योंकि लेनी हुंडी को लिखता कौन है? देनदार। तो देनदार पर इसकी असर होगी सीधी। और दूसरी कहाँ होगी? हुंडी बैंक में भुनवाई, इसलिए यहाँ पर अगर बैंक में भुनवाई नहीं होती तो हुंडी पर भी असर होती, जो अब नहीं होगी। दोनों असर पूरी हो चुकी है, एक और दूसरी। चलो आगे चलते हैं। देनदारों पर 2% की दर से डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। 9वां नंबर। तो डूबत अनामत हम करेंगे कितना? 2%। तो लिखेंगे डूबत अनामत कितना? 2%। 30-40 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 48,960। 1,48,960 बचेगा, वो हम बाहर की कॉलम में लिखेंगे। डूबत अनामत की दूसरी असर कहाँ आएगी? लाभानी खाते में आए हमारे। डूबत ऋण अनामत है तो अनामत एडजस्टमेंट वाली है, वो भी 3,040 बाहर निकालेंगे तो 7,040 आएगा। पहले का 4,000 प्लस 3,040 समायोजन का, दोनों को मिलाकर 7,040। हमारे सारे समायोजन पूरे हो चुके हैं और भी जितने भी हमने एंट्री देनी थी सब दे दी, कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे, खाते बंद करेंगे और खाते बंद करने के बाद में लास्ट में पक्की तलपट का बैलेंस है शीर्ष वो मिलाएंगे। या 6 लाख में कोई समायोजन नहीं आया तो बाहर लिख देते हैं हम 6 लाख। इधर इसका समायोजन आया 4,15,000 हो गया है, ये 7,05,000 इसका टोटल हो रहा है। यू कैन चेक दैट। 7,05,000 में से इस साइड के जितने भी हैं 30,000, इसको सबको माइनस 4,15,000 है। 2,42,000 हमारे पास आया है, वो सकल लाभ है। उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? लाभ हानि खाते। क्या लिखेंगे? हाँ के ना? हाँ। किसी को कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो पूछ लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सकल लाभ, जमा में लाभ हानि खाते के लिखेंगे व्यापार खाते से लाए। ठीक है, हाँ। कितनी रकम है? 2,42,000। इसका टोटल करेंगे 2,42,360। उसमें से इन सब जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको माइनस करेंगे। 1,91,500 गलत हो रहा है। 1,49,570। देखो अब हमारे पास में पीछे की साइड में कोई वितरण पत्र में लाभ में कुछ भी नहीं है। अगर वो खाता ना बनाए, इसको यहीं बांट दे तो भी चलेगा, और खाता बनाकर उसको बांटना है तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। चलो हम यहाँ बना ही दिया है खाता, तो आगे लिख भी देंगे। शुद्ध लाभ क्या लिखेंगे? लाभ हानि वितरण खाते ले गए। ठीक है, 1,49,570 जो हमारा आया, इसको हम लाभानी वितरण खाते के जमा में लिखेंगे। शुद्ध लाभ क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाते से लाए। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये ऐसे कैसे वापस चला जाएगा। 1,49,570 टोटल होकर वितरण पात्र लाभ बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? क्योंकि अंदर कोई भी समायोजन नहीं है, कोई भी एंट्रीज नहीं है, तो ये क्या, यही हमारा वितरण पात्र लाभ बनेगा। इसको हमको बांटना है किस अनुपात में? तो किताब में लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम समान अनुपात में बांट देंगे।
तो इसको हम समान अनुपात में बांटेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसकी। 50, 580, पारेख और मेहता PM 74,785। 74,785 और दूसरा भी होगा 74,785। समान अनुपात में बांटने के लिए हम इसको 2 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसकी असर कहाँ आएगी? सीधी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर वितरण पात्र लाभ। इसमें भी कोई ज़्यादा है ही नहीं है, सिर्फ लाभ की एंट्री है। यहाँ लिखेंगे 74,785 और इस साइड भी 74,785। टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल एक समान आएगा क्योंकि दोनों साइड रकम समान है। 124,785 दोनों को हम यहाँ इस साइड लिख देंगे। 124,785 क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए 124,785 124,785, ठीक है। अब ये शेष हम लिखेंगे पक्की तलपट में। पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी लिखकर पारेख और मेहता 124,785 124,785 249,570 इन दोनों का टोटल, ठीक है। और उसके अंदर हम इसको और प्लस कर देंगे 3,15,000 3,14,750 570। 570 है ना? हाँ, दोनों साइड का चेक करना हमको। दूसरी साइड भी चेक करके देखो कितना आता है। तो 3,14,570 हमारा यहाँ पर होगा लगभग। डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाएंगे। 1,48,960। तो दोनों साइड का टोटल यहाँ पूरा हो गया है और वो दोनों साइड इक्वल भी हो गया मैच। तो ये सब इस तरह से हमारा पूरा होगा।